गांव की मिट्टी में सच्चाई और झूठ दोनों गहरे दफन रहते हैं। ऊपर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर खेल ऐसा चलता है जिसे आम आदमी देख भी नहीं पाता। इस बार मामला पंचायत का था। सरकारी योजनाओं से गरीबों के नाम पर घर बनवाए गए थे। कागजों पर सब कुछ दर्ज था, ईंटें, छत, दरवाजे और खिड़कियां। लेकिन हकीकत अलग थी। गांव वालों ने सुना कि हर घर का काम पूरा हो चुका है, लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। रिपोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक दिखाया गया, लेकिन जिनके नाम पर घर बने थे उनके पास झोपड़ी भी नहीं थी। ये खेल नया नहीं था। ऊपर से पैसा आता, बीच में ही बट जाता। अफसर से लेकर मुखिया तक सब हिस्सेदार बनते। गरीब बस सुनते और सिर झुकाकर रह जाते। किसी की हिम्मत नहीं होती विरोध करने की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिले में एक ईमानदार अफसर आया, अभय वर्मा। उसकी पहचान साफ सुथरी थी। वो जानता था कि भ्रष्टाचार की जड़ गांवों तक फैली हुई है। अभय ने दफ्तर से ही फाइलें खंगालनी शुरू की। हर गांव की सूची निकाली। उसने देखा सैकड़ों घर बने हुए दिखाए गए हैं, लेकिन गवाह के तौर पर तस्वीरें ही थी। असली जांच कभी नहीं हुई। अभय समझ गया कि सिर्फ कागज देखकर सच नहीं मिलेगा, उसे खुद जाकर देखना होगा। लेकिन अगर वो अफसर बनकर जाएगा तो सब पहले से तैयारी कर लेंगे। उसे नया तरीका अपनाना था। उसने एक साहसी फैसला लिया। अभय मजदूर का भेष धरकर गांव जाएगा। साधारण कपड़े, गले में गमछा, सिर पर टोपी। कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। इसी रूप में वो हकीकत देखेगा। गांव पहुंचते ही अभय ने देखा चारों तरफ गरीबी का आलम। झोपड़ियां टूटी हुई, बच्चे नंगे पांव, बूढ़े लोग काम के लिए भटकते। मगर सरकारी कागजों में लिखा था कि पक्का मकान सबको मिल चुका है। अभय मन ही मन खौल उठा, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा लिया। अब सिर्फ देखना और सुनना था। धीरे धीरे उसने मजदूरों से दोस्ती करना शुरू किया। वो उनके साथ खेतों में काम करने लगा। दिन बीतते गए। गांव के लोग उसे बाहरी मजदूर समझने लगे। कोई शक नहीं हुआ। इसी बीच उसने मुखिया के आदमी को कहते सुना, कागज में घर बने हैं, हकीकत पूछने कौन आएगा। ये सुनते ही अभय चौकन्ना हो गया। उसने सोचा यही असली सुराग है। अब उसे उन घरों को देखना होगा जो कागजों में पूरे दिखाए गए हैं, तभी असली सच सामने आएगा। एक शाम वो रमेश नामक मजदूर के साथ बैठा। रमेश बोला, साहब, माफ करना भाई, हमारे नाम पर घर बना बताया गया है, पर देखो हम अब भी टपरी में रह रहे हैं। अभय ने मासूमियत से पूछा, तो तुमने पंचायत में शिकायत क्यों नहीं की? रमेश हंस पड़ा, भाई शिकायत किससे करें, मुखिया ही तो सब करवाता है, पुलिस भी उसी की सुनती है। अभय के दिल में गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। अब उसे उन ठिकानों तक पहुंचना था जहां फर्जी मकान दिखाए गए थे। अगले दिन उसने बहाना बनाया, चलो दिखाओ जरा। रमेश उसे अपने नाम वाले कथित बने घर के पास ले गया। वहां पहुंचते ही अभय के होश उड़ गए। सामने सिर्फ झाड़ झंखाड़ और टूटी दीवारें थीं। छत का नामो निशान तक नहीं था। कागजों में लाखों का खर्च दर्ज था। ईंट, सीमेंट, छप्पर, सबका हिसाब साफ लिखा था। लेकिन असल में वहां कुत्ते और बकरियां घूम रहे थे। गरीब आदमी अब भी बारिश में भीग रहा था। अभय ने गहरी सांस ली। ये तो अभी शुरुआत थी। उसने फैसला किया कि गांव के हर घर की जांच करेगा और जो भी सच मिलेगा सबूत के समेत उजागर करेगा। अब खेल शुरू हो चुका था। उस रात उसने लालटेन की रोशनी में कुछ नोट्स लिखे, तारीख, नाम, गांव और हालत। सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया। अब ये जांच सिर्फ अफसर की नहीं, एक सिपाही की लड़ाई बन चुकी थी। गांव वालों ने सोचा ये मजदूर बड़ा समझदार है। बच्चे उसे अभय भैया कहने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही आदमी एक दिन पूरी पंचायत को बेनकाब कर देगा। धीरे धीरे मुखिया के आदमियों को शक होने लगा। ये नया मजदूर ज्यादा पूछताछ करता है, कहीं गड़बड़ तो नहीं। वो आपस में फुसफुसाने लगे। माहौल में तनाव बढ़ने लगा। अभय को अंदेशा था कि अब उसके खिलाफ चालें चल सकती हैं, लेकिन वो डरने वाला नहीं था। उसके पास एक ही मकसद था, गांव के गरीबों को उनका हक दिलाना और भ्रष्टाचार को उजागर करना। और तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे खेल का रुख बदल दिया। अभय रात को सबूत नोट कर रहा था कि अचानक झोपड़ी के बाहर सरसराहट हुई। कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांका तो अंधेरे में दो परछाइयां हिलती दिखीं। वे लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। एक बोला, इसी मजदूर पर शक है, ज्यादा पूछताछ करता है। अभय समझ गया कि मुखिया के लोग उस पर नजर रखे हुए हैं।
उसने तुरंत नोट्स कपड़ों में छिपा दिए। अगर ये मिल जाते तो सब राज खुलने से पहले ही खत्म हो जाता। थोड़ी देर बाद वे लोग झोपड़ी के पास आए। एक ने दरवाजा खटखटाया। अरे ओ मजदूर, सो गया क्या? बाहर आ, काम है। अभय ने सामान्य आवाज में कहा, थका हूं, कल मिलना। दोनों आदमी एक दूसरे को देख मुस्कुराए और धीरे धीरे चले गए। लेकिन अभय समझ गया कि अब वक्त कम है। जल्दी से जल्दी सबूत इकट्ठा करके असली चेहरा सामने लाना होगा। अगले सुबह वो रमेश और 2-3 मजदूरों के साथ दूसरे कथित बने घर को देखने गया। वहां भी वही हाल था। 4 ईंटें गड़ी थीं, बाकी सब खाली मैदान। रमेश ने दुखी होकर कहा, कागजों में हमारे नाम पर छत डल गई, दरवाजे लग गए, पर असलियत देख लो भाई, हम तो अब भी बारिश में भीगते हैं। ये सुनकर अभय का खून खौल उठा। दिन भर वो ऐसे ही कई घरों की जांच करता रहा। हर जगह सिर्फ धोखा और छलावा। कहीं टूटी दीवारें, कहीं खाली जगह, कहीं आधी अधूरी नींव, लेकिन कागजों में सब कुछ पूरा लिखा था। शाम तक उसने करीब 10 घर देख लिए थे और सब जगह एक जैसी गड़बड़ी थी। अब उसके पास मजबूत सबूत बनने लगे थे। उसने हर जगह की तस्वीरें और तारीख के नोट की। गांव के लोग धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगे। वे उससे अपने दुख बांटने लगे। किसी ने कहा, पिछली बार बकरी योजना आई थी, बकरियां भी कागज पर ही बटी। किसी ने राशन घोटाले का राज खोला। अभय को अब समझ आने लगा कि मामला कितना गहरा है। यहां सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि हर योजना का पैसा डकारा जा रहा था। गरीबों के हिस्से में सिर्फ भूख और आंसू आते थे। रात को उसने सारे नोट्स को कपड़े में लपेटकर जमीन के नीचे दबा दिया। वो जानता था कि मुखिया के आदमी कभी भी उसकी झोपड़ी की तलाशी ले सकते हैं। सावधानी जरूरी थी। अगले दिन गांव में हलचल मची। पंचायत के दफ्तर से बुलावा आया कि सभी मजदूर शाम को चौपाल पर इकट्ठा हों। ये खबर सुनकर अभय चौंक गया। उसे लगा शायद उसकी जांच का अंदेशा हो गया है। शाम को चौपाल पर भीड़ इकट्ठा हुई। मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, हमारी पंचायत पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई बाहर का आदमी यहां फिजूल बातें फैला रहा है। गांव वाले चुप थे। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। कोई भी मुखिया के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबने सिर झुका लिया। अभय भी भीड़ में चुपचाप खड़ा था। उसने सोचा कि अगर अभी सच बोल दिया तो खेल बिगड़ जाएगा। अभी वक्त नहीं है, पहले और सबूत जुटाने होंगे। चौपाल खत्म होते ही मुखिया के गुंडों ने कुछ मजदूरों को धमकाया। अगर किसी ने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। लोग सहमकर घर लौट गए। अभय ने रात को सोचा, अब सीधा टकराना खतरनाक होगा। मुझे चालाकी से काम लेना होगा। पहले मुखिया के खास आदमियों को समझना पड़ेगा, तभी सच सबके सामने आएगा। अगले दिन वो गांव के ही एक पुराने बूढ़े किसान से मिला। बूढ़ा बोला, बेटा, यहां कई सालों से यही खेल चल रहा है। जिसने मुंह खोला उसका जीना मुश्किल कर दिया गया। अभय ने पूछा, क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? बूढ़ा धीरे से बोला, मेरे पास कागज हैं, पुराने रिकॉर्ड जिनमें असली हस्ताक्षर और रकम दर्ज है, लेकिन डर के मारे किसी को दिखाई नहीं। यह सुनकर अभय की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से कहा, बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारे कागज ही इस गांव की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे। बूढ़े ने कांपते हाथों से एक पुरानी पेटी निकाली। उसमें पीले पड़े कागज, रसीदें और हस्ताक्षर थे। यह देखकर अभय को यकीन हो गया कि अब उसके पास असली हथियार आ चुका है। लेकिन खतरा भी बढ़ गया था, क्योंकि उसी वक्त दूर से 2 आदमी खड़े होकर सब देख रहे थे। वे सीधा मुखिया के पास जाकर खबर देने वाले थे। अभय को एहसास हुआ कि अब खेल और खतरनाक हो गया है। गांव में हर तरफ उसकी टौहल ली जा रही थी। जरा सी चूक उसकी पहचान उजागर कर सकती थी। उस रात जब वो खेतों की ओर जा रहा था, अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, ओए मजदूर, ठहर जा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 4-6 लोग डंडे लिए खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और शक साफ झलक रहा था। एक बोला, बहुत पूछताछ करता है तू, बता सच में है कौन? माहौल अचानक भारी और डरावना हो गया। अभय के सामने अब सबसे बड़ा संकट था। अगर उसने सच बता दिया तो खेल खत्म। अगर झूठ बोला तो भी शक गहराएगा। उसे झटपट कोई रास्ता निकालना था। अभय ने गहरी सांस ली और डंडे लिए खड़े आदमियों की आंखों में देखा। उसने सोचा, अगर डर गया तो सब खत्म, मुझे मजदूर ही बने रहना है। उसने तुरंत चतुराई से कहा, भाइयों, मैं बाहर का मजदूर हूं, सुना था यहां काम मिलेगा तो आ गया। पूछताछ इसलिए करता हूं कि जान सकूं कि किसके खेत में काम है। उसने हंसी में बात टाल दी। गुंडे एक दूसरे को देखने लगे।
उनमें से एक बोला, ध्यान रखना, ज्यादा नाक मत घुसाना वरना अच्छा नहीं होगा। धमकी देकर वे लोग चले गए। अभय ने राहत की सांस ली, लेकिन समझ गया कि अब समय बहुत कम है। उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी, वरना ये लोग सच का गला घोंट देंगे। अगली सुबह वो बूढ़े किसान से मिला और सारे कागज अपने पास रख लिए। अब उसके पास जाली रसीदों, झूठे हस्ताक्षरों और फर्जी योजनाओं के सबूत थे। उसने निश्चय किया कि ब्लॉक दफ्तर को सीधे सूचना देगा, लेकिन उससे पहले उसे सबूतों की नकल करनी होगी, क्योंकि असली कागज छीन लिए गए तो सब मिट जाएगा। गांव के एक पुराने स्कूल में जाकर उसने बच्चों की कॉपी में सब कुछ उतार लिया, हर रसीद, हर हस्ताक्षर, हर तारीख। अब उसके पास डुप्लीकेट सबूत भी तैयार थे। इसी बीच मुखिया को भनक लग चुकी थी कि कोई मजदूर सबूत जमा कर रहा है। उसने अपने आदमियों से कहा, उसे पकड़ो और कागज छीन लो, चाहे जो करना पड़े। गांव का माहौल अचानक और डरावना हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, बच्चों को भी घर से बाहर निकलने से मना किया जाने लगा। हर तरफ तनाव छा गया। एक रात अभय लौट रहा था, तभी पीछे से हमला हुआ। 4-5 लोग झोपड़ी में घुसे और सब उलट पलट कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि सबूत जमीन में गड़े थे। अगली सुबह गांव में चर्चा थी, किसी ने मजदूर की झोपड़ी लूटी। अभय ने सामान्य चेहरा बनाए रखा, लेकिन भीतर से वो और मजबूत हो गया। अब सच छिपाना नामुमकिन था। वो सीधे पंचायत भवन की ओर गया। भीड़ जुटी थी। मुखिया मंच पर बैठा था, चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान। अभय मजदूर बनकर भीड़ में घुल गया। अचानक उसने ऊंची आवाज में कहा, हम गरीबों के नाम पर जो घर बने दिखाए गए हैं, वे कहां हैं? सबको दिखाओ। भीड़ चौंक गई। लोग कानाफूसी करने लगे। मुखिया गुस्से से बोला, कौन है तू जो पंचायत से सवाल करता है? अभय आगे आया और बोला, मैं मजदूर नहीं, मैं अफसर अभय वर्मा हूं और आज यहां सच सामने आएगा। भीड़ हक्का बक्का रह गई। मुखिया और उसके आदमी सन्न रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह साधारण मजदूर असल में अफसर है। माहौल अचानक गर्म हो गया। अभय ने जेब से कागज निकाले और सबके सामने लहराए। ये देखो, कथित घरों की सूची, रसीदें और फर्जी हस्ताक्षर। और ये देखो, जगह पर सिर्फ झाड़ झंखाड़। गांव वाले धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगे। रमेश बोला, हाँ, मेरे नाम पर घर दिखाया गया था, पर देखो मैं आज भी झोपड़ी में हूं। और कई लोग खड़े होकर अपनी बात कहने लगे। भीड़ अब मुखिया के खिलाफ हो गई। लोग चिल्लाने लगे, हमें हमारा हक दो, ये सब चोरी है। आवाज इतनी तेज थी कि मुखिया के आदमी भी घबरा गए। मुखिया ने बचाव में कहा, यह सब झूठ है, कागज नकली हैं। लेकिन अभय ने मुस्कुराकर कहा, अगर झूठ है तो अदालत में साबित कर लो, असली रसीदें मेरे पास हैं। इतना सुनते ही पुलिस जीप चौपाल पर आ पहुंची। अभय ने पहले ही गुप्त सूचना ब्लॉक दफ्तर को भेज दी थी। पुलिस ने मुखिया और उसके आदमियों को घेर लिया। भीड़ ने तालियां बजाईं। गरीबों की आंखों में पहली बार चमक आई। बरसों से दबे गुस्से ने अब राहत की सांस ली। गांव की मिट्टी में नया सवेरा उगने वाला था। मुखिया गिड़गिड़ाने लगा, अफसर साहब मुझे माफ कर दो। लेकिन अभय ने सख्ती से कहा, गरीबों का हक खाने वालों के लिए अब कोई माफी नहीं। पुलिस उन्हें जीप में ले गई। गांव वालों ने अभय को घेर लिया। बच्चों ने कहा, अभय भैया, आपने हमें बचा लिया। बूढ़ा किसान आंसुओं से भरकर बोला, बेटा, अब तो हमारी पीढ़ियां तुझे दुआ देंगी। अभय ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा फर्ज था। अब हर गांव की जांच होगी। किसी गरीब का हक कागजों में दबकर नहीं रह जाएगा। गांव की तालियों से झूम उठी। उस दिन गांव के लोग पहली बार खुले दिल से हंसे। उन्हें यकीन हो गया कि सच चाहे जितना भी दबा हो, एक दिन उजागर होकर रहेगा। अभय ने मन ही मन ठान लिया, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी और गांव हैं, और भी सच दबे हैं। जब तक आखिरी गरीब को हक नहीं मिलेगा, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। गांव की पंचायत का पर्दाफाश हो चुका था। भ्रष्टाचारियों के चेहरे उजागर हो चुके थे और एक ईमानदार अफसर की हिम्मत ने पूरे ब्लॉक को हिला दिया था।